हेलो स्टूडेंट्स, आओ फिजिक्स सीखो में आपका स्वागत है और मैं हूं नितेश, आपका ट्यूटर और आपका दोस्त। तो हम लोग अभी एक नया सीरीज़ जो हम लोग देख रहे हैं जो कि 11th क्लास का सीरीज़ है। इसमें हमने फर्स्ट क्लास ऑलरेडी कर रखा है और इसमें हम लोगों ने कुछ बेसिक मैथमेटिक्स को देखा। आज सेकेंड क्लास में हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे और हम लोग इस बेसिक मैथमेटिक्स के थ्रू हम लोग फिजिक्स के जटिल कंसेप्ट्स को या कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट्स को हम लोग बहुत आसान तरीके से सीखने का कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में देखा था, हमने ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का ट्रांजिशन देखा था। जब एक फंक्शन दूसरे क्वाड्रेंट में जंप करके जाता है तो ठीक है, तो वो फिर कैसे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन मेरा फॉर्म में होता है या कैसे अपने रूप में रहता है, वो चेंज करता है नहीं करता है, क्या होता है, साइन चेंज करता है या साइन चेंज नहीं करता है, उसका इफेक्ट क्या होता है। तो ये सब हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में देखा था। मैं उसको थोड़ा सा रिकैप कर देता हूँ, लास्ट वाले पॉइंट से ही उठाता हूँ। जब हमने देखा था कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज और फंक्शंस जब एक क्वाड्रेंट से दूसरे क्वाड्रेंट में जाते हैं तो हमको देखना होता है कि वो कैसे जा रहा है। सबसे पहले जब भी ट्रांजिशन होता है तो या तो 90 डिग्री के इवन मल्टीपल पे होता है या 90 डिग्री के ऑड मल्टीपल पे होता है। अगर 90 डिग्री के इवन मल्टीपल होगा तो जो भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जो जंप करके दूसरे क्वाड्रेंट में जा रहा होगा तो वो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन चेंज नहीं करता है। मतलब इवन मल्टीपल ऑफ 90 में फंक्शन चेंज नहीं करता है। लेकिन वहीं अगर मेरा जब भी ट्रांजिशन ऑड मल्टीपल ऑफ 90 होगा तब मेरा वो जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है वो मेरा चेंज कर जाता है। और वो कैसे चेंज करता है, तो साइन कॉस में चेंज करता है, कॉस साइन में चेंज करता है, टैन कॉट में चेंज करता है और कॉट टैन में चेंज करता है। तो ये हमने ऑलरेडी पिछले क्लास में देखा था। इसके साथ साथ हमने ये भी देखा था कि उसका सिग्नेचर भी चेंज करता है, मतलब उसका फंक्शन का नेचर भी चेंज करता है, वो पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा। तो ये किस पे डिपेंड कर रहा था स्टूडेंट्स, तो ये डिपेंड कर रहा था कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन कौन से क्वाड्रेंट में जंप करके जा रहा है। ठीक है, तो जो भी सिग्नेचर चेंज हो रहा था वो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के जंप करने के कारण ही हो रहा था। तो आई होप ये आपको क्लियर होगा। जैसे हमने ये बताया हुआ था, जैसे कि यहाँ पे cos 180 प्लस थीटा है, तो 180 इज़ नथिंग बट द इवन मल्टीपल ऑफ 90। इसका मतलब ये जंप करके इवन मल्टीपल ऑफ 90 में जाएगा। मतलब क्योंकि ये इवन मल्टीपल है तो cos जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है ये चेंज नहीं करेगा। ओके, अब इसका सिग्नेचर चेंज करेगा कि नहीं करेगा वो भी देखेंगे। अब ये कौन से क्वाड्रेंट पर जा रहा है, तो 180 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा स्टूडेंट, तो 180 में कुछ भी एंगल जोड़ोगे तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में ही जाएगा। जनरली ये जो थीटा जो ट्रांजिशन हम लोग लेते हैं ये वाला, ये 0 और 90 डिग्री के बीच में ही होता है। इसीलिए ये जब भी जाएगा तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में ही जाएगा। तो जब थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा तो थर्ड क्वाड्रेंट में हम लोग क्या जानते हैं, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पॉजिटिव होता है, तो टैन का। तो ये जा कौन सा आ रहा है, तो कॉस का, यानी ये क्या हो जाएगा, तो नेगेटिव हो जाएगा। तो इसीलिए हमने कॉस को नेगेटिव दिखाया है और इधर कॉस को कॉस ही लिखा है। क्यों, क्योंकि इवन मल्टीपल ऑफ 90 था। तो आई होप आपको रिकॉल हो गया होगा। हमने बोला था लास्ट क्लास में ये कुछ क्वेश्चंस है, इस क्वेश्चन को आपको करके आना था। खैर अब अभी आपने किसने कमेंट में नहीं लिखा है तो एक बार मैं और आपको टाइम देता हूँ, इसको देखो और एक बार कमेंट में इसका सॉल्यूशन आप इसका आंसर लिख देना। ठीक है, ओके। चलो मैं आज जो है मैं आगे चलता हूँ फिर से बेसिक कंसेप्ट्स बेसिक मैथमेटिक्स को लेकर। तो अभी हमने जो भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन देखा था स्टूडेंट, तो उसका हमने कुछ पार्टिकुलर एग्जांपल में देख रहा हूँ और कुछ पार्टिकुलर एंगल पे उसका वैल्यू देख रहा हूँ इधर। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो वैल्यू है, जो एंगल है उसका साइन कॉस और टैन में जो वैल्यू होगा ये हमको फिजिक्स में बहुत ही यूज होगा। इनफैक्ट मोर देन 90 to 95% यहीं आते हैं। बाकी जो आते हैं तो उसके हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में इन्वर्स फंक्शन में लिखते हैं। तो वो अभी आपको समझ में नहीं आएगा, धीरे धीरे समय के साथ आप धीरे धीरे सारा चीज़ समझ जाओगे। तो चलो मैं इसको एक बार रिपीट कर देता हूँ। तो साइन 0 0 होता है, साइन 30 1/2 37, साइन 37 3/5, साइन 45 1/√2, साइन 53 डिग्री 4/5, साइन 60 डिग्री √3/2 और साइन 90 डिग्री 1। तो साइन का जो फंक्शन होता है स्टूडेंट वो 0 to 90 डिग्री में इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। देखो 0 से 1 की तरफ जा रहा है। वैसे ही कॉस का जो फंक्शन होता है वो 0 to 90 डिग्री में डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। देखो 1 से 0 में जा रहा है। और टैन का जो फंक्शन होता है वैल्यू वो 0 से 90 डिग्री में वो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, मतलब 0 से इन्फिनिटी तक चला जाता है।
तो आई होप स्टूडेंट इसको, इस टेबल को बहुत अच्छे तरीके से आप रख लीजिए, ठीक है। एक दो बार को आप प्रैक्टिस कीजिएगा, प्रैक्टिस करते करते आपको ये सारा मेमोराइज हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, अब हम लोग चलते हैं कुछ और बेसिक कंसेप्ट्स पे। अब हम लोग कौन से बेसिक कंसेप्ट्स में चलेंगे, तो हम लोग चलेंगे कोऑर्डिनेट वाले पोर्शन में। मतलब अब हमको क्या करना होगा, कोई भी पॉइंट का लोकेशन बताना होगा, कोई भी प्लेन के बारे में हम लोग को कमेंट करना पड़ेगा, या कोई भी 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के बारे में भी हमको या 3 डायमेंशनल स्पेस में हम कोई भी पॉइंट का पोजीशन भी हम लोग को बोल देगा फाइंड करने के लिए, ठीक है। जिसका यूज हम लोग को बहुत करना है फिजिक्स में। ओके, जो स्टार्ट हो जाएगा वेक्टर से ही आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कोई भी हम लोग ये हम लोग अभी रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम देख रहे हैं, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, तो 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशंस के ऑब्जेक्ट को हम लोग देखेंगे, ठीक है। एक्चुअली ऑब्जेक्ट का मतलब 3 डायमेंशन ही होता है। 2 डायमेंशन का मतलब एक प्लेन होता है, जिसमें उस प्लेन को हम लोग 2 परपेंडिकुलर लाइन के हिसाब से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको डिस्क्राइब करते हैं। और कोई भी एक स्ट्रेट लाइन जो होता है वो 1 डायमेंशन होता है, उसमें सिर्फ एक ही चीज़ होता है, लेंथ होता है, या फिर ब्रेथ होगा या फिर हाइट होगा। तो वो 1 डायमेंशन होगा। जिसमें लेंथ और ब्रेथ दोनों होता है वो 2 डायमेंशन होता है। जिसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों चीज़ होता है वो 3 डायमेंशनल होता है, ठीक है। तो 1 डायमेंशन जनरली क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। ओके, अब हम लोग यहाँ पे जो स्टार्ट करने वाले स्टूडेंट अभी 2 डायमेंशनल देखेंगे। 2 डायमेंशनल में भी हम लोग लाइन के इक्वेशन देखेंगे, यानी 1 डायमेंशनल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो 2 डायमेंशनल को हम लोग कैसे देखेंगे, तो 2 डायमेंशनल इन द सेंस मतलब एक सरफेस जो होता है वो 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। ओके, तो 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, सपोज मान लिया कि ये मेरा जो इंटरफेस है, जो आपका जो इंटरफेस होगा लैपटॉप का हो सकता है, या फिर मोबाइल का हो सकता है, या फिर टैब का हो सकता है। जो ये इंटरफेस होता है, जो स्क्रीन होता है, वो क्या होता है, एक प्लेन होता है, मतलब एक सरफेस होता है। उस सरफेस को हम लोग क्या करेंगे, 2 परपेंडिकुलर लाइन से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट कराएंगे, और उसी को क्या करते हैं, एक प्लेन की तरह ट्रीट करते हैं, और उसको हम लोग डिस्क्राइब करेंगे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम से। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या किया, इस पूरे प्लेन को XY कोऑर्डिनेट में या XY एक्सिस में डिवाइड कर दिया। अब जैसे ही इस प्लेन को XY में हमने 2 परपेंडिकुलर इंटरसेक्टिंग लाइन में हमने डिवाइड करा, तो इसमें 4 सेक्टर बन गया। एक सेक्टर ये है, दूसरा सेक्टर ये, तीसरा सेक्टर ये, चौथा सेक्टर ये। तो ये फर्स्ट सेक्टर को हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट भी बोलते हैं, इसको सेकंड क्वाड्रेंट भी बोलते हैं, इसको थर्ड क्वाड्रेंट भी बोलते हैं, और इसको फोर्थ क्वाड्रेंट भी बोलते हैं। ओके, कन्वेंशनली जब भी हम लोग देखते हैं तो इसका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, तो रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, या फिर रेफरेंस पॉइंट इन द टर्म ऑफ फिजिक्स और ऑरिजिन इन द टर्म ऑफ मैथमेटिक्स। ओके, तो ये जो ऑरिजिन है इसी को हम लोग फिजिक्स में इसको क्या करेंगे, रेफरेंस पॉइंट लेंगे या रेफरेंस ऑरिजिन लेंगे, ठीक है। अब क्या होगा, अब कन्वेंशनली ये जो ऑरिजिन है, ऑरिजिन के राइट साइड में हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, ऑरिजिन के लेफ्ट साइड में हम लोग नेगेटिव लेते हैं, ऑरिजिन के अप साइड में हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, और ऑरिजिन के डाउन साइड में हम लोग नेगेटिव लेते हैं। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुआ होगा स्टूडेंट। ये कन्वेंशनली है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन क्योंकि कन्वेंशन में है तो अगर आपको यूज़ करना है बिना लिखे हुए तो आप यही यूज़ कर सकते हो। वैसे आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन वहाँ आपको मेंशन करना होगा, ठीक है। चलिए, तो अब हम इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, ये कोऑर्डिनेट जो सिस्टम है रेक्टेंगल, इसको क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। तो इस प्लेन में हम लोग कोई भी पॉइंट को क्या कर देंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। अभी तो हम लोग कोई भी पॉइंट डालेंगे प्लेन में, और उसके पोजीशन को हम लोग डिस्क्राइब करेंगे, उसके ओरिजिन के अबाउट, उसके एक्स एक्सिस के अबाउट, और उसके वाई एक्सिस के अबाउट। तो चलिए हम लोग ये काम करते हैं। ओके, तो जैसे मान लिया कि यहाँ पे हमने ऑलरेडी लिख रखा है पोजीशन ऑफ ए पॉइंट इन XY प्लेन या XY कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो मान लिया कि हमने यहाँ पे XY एक सेक्टर लिया है, ठीक है। अब इस सेक्टर में क्योंकि ये ऑलरेडी क्या है, तो XY प्लेन ही है, तो यहाँ पे हमने XY एक पॉइंट लिया है। अब यहाँ पे पॉइंट का जो पोजीशन है उसको कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसके कोऑर्डिनेट में कर रहे हैं। वो x कोऑर्डिनेट होगा और y कोऑर्डिनेट होगा। इसमें 2 ही कोऑर्डिनेट हमने दिखाया है, क्यों, क्योंकि ये जो पॉइंट है वो इस सरफेस पे है, और सरफेस क्या होता है, तो 2 डायमेंशनल है। तो 2 डायमेंशनल है तो इसको क्या कर सकते हैं, तो 2 इसके यूनिट से या 2 कोऑर्डिनेट्स को इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो ये XY, और ये XY का मतलब क्या होता है, अगर कोई भी पॉइंट इस प्लेन में है तो इस पॉइंट का मतलब क्या हुआ, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है जो स्टूडेंट, फर्स्ट कोऑर्डिनेट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस, मतलब ये वाला। आगे हम इसको दिखा रहा हूँ। First coordinate is the perpendicular distance from the y-axis and the second coordinate is the perpendicular distance from x-axis. Okay?
तो अब यहाँ पे आपको समझ में आ रही होगी, तो ये जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट का मतलब क्या हो गया, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब क्या होता है कि जो भी पॉइंट है वहाँ से उस एक्सिस पे डायरेक्ट परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना। मतलब यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे डायरेक्ट परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना, तो P से परपेंडिकुलर y एक्सिस पे ड्रॉ कर दिया, तो y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस P का हो गया। अब ये कितना हो गया, तो x को क्या है, तो x मेरा फर्स्ट कोऑर्डिनेट है। ओके, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट का मतलब क्या हो गया, इट इज़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। ओके, एंड सेकेंड कोऑर्डिनेट का मतलब क्या हो गया स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो सेकेंड कोऑर्डिनेट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, मतलब ये वाला चीज़, यानी ये x एक्सिस है, ये x एक्सिस है, यहाँ से लेके यहाँ तक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ओके, समझ में आ रही होगी आपको, यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो x का मतलब फर्स्ट कोऑर्डिनेट का मतलब भी समझ में आ गया और सेकंड कोऑर्डिनेट का मतलब भी समझ में आ गया। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं इस पॉइंट में, तो ये अंदर जो एलिमेंट होता है उसको कोऑर्डिनेट बोलते हैं। इसका एक पर्टिकुलर नाम भी होता है, x को हम लोग एब्सिसा बोलते हैं और सेकेंड वाले y वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो ये खैर आपको मैथमेटिक्स जब पढ़ोगे तब आपको वहाँ पे काम में आएगा, फिजिक्स में ऐसा कुछ नॉमेनक्लेचर से लेना देना नहीं है। बस फर्स्ट कोऑर्डिनेट आपको दिमाग में रखना है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फर्स्ट कोऑर्डिनेट एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सेकंड कोऑर्डिनेट। ओके, अब हमको क्या करना है, तो यहाँ जो हमने क्या कर दिया, तो यहाँ x से भी डिस्टेंस दिखा दिया, यानी अब हमने यहाँ पे जो पहले डिफाइन किया था ये मेरा क्या था, एक रेफरेंस पॉइंट था यहाँ पे। ठीक है, अब मेरा रेफरेंस पॉइंट क्या हो गया स्टूडेंट, अब मेरा रेफरेंस पॉइंट मतलब लाइन x भी हो गया और मेरा रेफरेंस लाइन y भी हुआ, यानी y x के रिस्पेक्ट में भी इस पॉइंट को डिस्क्राइब कर सकते हैं और y के रिस्पेक्ट में भी इस पॉइंट को डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो अब अगर देखेंगे कि ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ये कितने डिस्टेंस पे है, जैसे पॉइंट P था, तो पॉइंट P को हमने क्या किया, ओरिजिन से यहाँ पे क्या किया, टच कर दिया, यानी ओरिजिन से क्या कर दिया, यहाँ पे मिला दिया। तो अगर हमको जानना चाहेंगे कि इस O से लेके P के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या हो गया, अब यहाँ पे क्योंकि ये ओरिजिन है तो जो भी डिस्टेंस मेजर होगा यहीं से होगा, तो इसका अपना जो डिस्टेंस होगा ओरिजिन से, ओरिजिन का डिस्टेंस कितना होगा, 0 0। तो इसी के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको 0 0 लेते हैं। अब ये 0 0 के इसमें दो ही कोऑर्डिनेट क्यों दिखाया हुआ है, क्योंकि ये हम प्लेन को डिस्क्राइब कर रहे हैं। अगर हम इस 3D को डिस्क्राइब करते हैं, एक स्पेस को डिस्क्राइब करते हैं, एक ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करते हैं, इसमें तो तीसरा कोऑर्डिनेट भी आ जाता है जेड वाला। ठीक है, तो वो समय के साथ हम लोग आगे देखेंगे। तो अभी यहाँ पे ओरिजिन का x कोऑर्डिनेट मतलब x वाला पॉइंट क्या है, 0 है, और ओरिजिन का y वाला पॉइंट भी यहाँ पे 0 है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, चलिए, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब हमको OP का डिस्टेंस निकालना है। तो ये OP का डिस्टेंस अगर तुम निकालोगे स्टूडेंट, तो आप देखोगे कि ये वाला जो लेंथ है वो क्या है, y हो गया, और ये वाला जो लेंथ है वो x हो गया। तो कहीं ना कहीं ये मेरा x लेंथ हो गया ये, और मान लो कि अगर हम इसको a मान ले और इसको मान लो b। ठीक है, तो ये a और ये b होने पर क्या हो गया, तो अब देखो ट्राइंगल OAP में क्या हो गया, एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। तो राइट एंगल ट्राइंगल में हमको क्या OA भी पता है, O इज़ x एंड AP इज़ y, देन व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ OP। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, तो √x² + y² ऐसे निकाल सकते हैं। ये तो पाइथागोरस थ्योरम से हो गया। इसको हम लोग दूसरे तरीका से भी बोल सकते हैं कि ये एक्चुअली है क्या, तो x फर्स्ट कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट का फर्स्ट कोऑर्डिनेट माइनस ओरिजिन का फर्स्ट कोऑर्डिनेट का स्क्वायर, इस पॉइंट का सेकंड कोऑर्डिनेट प्लस माइनस ओरिजिन का सेकंड कोऑर्डिनेट का स्क्वायर, यानी कोऑर्डिनेट का स्क्वायर, तो ये मेरा आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको पाइथागोरस थ्योरम से ही समझिए, इसको हम आगे डिस्क्राइब करते हैं। अब सपोज मान लो कि हमने इस प्लेन में XY प्लेन में तो एक ही पॉइंट था जिसको हमने डिस्क्राइब करा स्टूडेंट। ओके, अब सपोज मान लो कि अगर दो पॉइंट को हमको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, मान लो कि कोई पॉइंट P है और उसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, यानी कोऑर्डिनेट करने का मतलब उसका पोजीशन दे रखा है x1 y1, मतलब कुछ भी हो सकता है, 2 3 हो सकता है, 4 5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे P का कोऑर्डिनेट दे रखा है x1 y1 और Q का कोऑर्डिनेट दे रखा है x2 y2। ओके, तो x2 y2, तो अब ये दोनों को क्या करेंगे, दोनों को पहले प्लेन में रिप्रेजेंट करें। तो दोनों को प्लेन में अगर हम लोग इसको मतलब रिप्रेजेंट करेंगे, तो P को हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया और Q को यहाँ पे प्लेस कर दिया। तो जब P को यहाँ पे प्लेस करेंगे स्टूडेंट, तो P का कोऑर्डिनेट x1 y1 है, तो x1 y1 का मतलब क्या है, तो x1 इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द y एक्सिस, तो ये हो गया, एंड y1 इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द x एक्सिस, यानी ये वाला लेंथ जो हो गया वो y1 हो गया और ये वाला लेंथ हो गया x1 हो गया। सिमिलरली ये वाला लेंथ क्या हो जाएगा, x1 हो जाएगा, क्योंकि रेक्टेंगल बन जाएगा। उसी तरह अगर हम लोग सेकेंड कोऑर्डिनेट का बात करें, तो ये Q है, तो Q का कोऑर्डिनेट कितना है, तो x2 y2, तो x2 y2 का मतलब क्या, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट इज x2, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, तो यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस जो हो गया वो x2 हो गया,
और सेकेंड कोऑर्डिनेट का मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, यानी y2 ये हो गया। अब यहाँ से लेके यहाँ तक हमको पहले से पता है x1, और यहाँ से लेके यहाँ तक अभी हमको पता चल गया कि x2 है यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये वाला लेंथ जो हुआ यहाँ से लेके यहाँ तक वाला लेंथ, तो वो कितना हो जाएगा स्टूडेंट? ये जो x2 है ना, ये वाला x2 ये पूरा है, ठीक है, एक मिनट, ये वाला x2 जो है यहाँ से लेके यहाँ तक है, इसको मैं ये वाला लेंथ, ये वाला पूरा ऊपर देखो, ठीक है। तो ये वाला जो लेंथ हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? तो x2 माइनस x1 हो जाएगा, और यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल लेंथ है वो y2 है, और नीचे से ये वाला लेंथ y1 है, तो ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा? तो y2 माइनस y1। ओके, तो आपको क्या निकल गया? ये वाला चीज़ निकल गया और ये वाला चीज़ निकल गया। अब बताइए कि ये तो मेरा 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया, तो इसके सामने वाला ये क्या हो जाएगा? यानी पी क्यू का लेंथ ही तो हमको डिटरमिन करना था। तो पी क्यू का लेंथ अगर निकालेंगे स्टूडेंट तो कितना हो जाएगा? परपेंडिकुलर बाई बेस का परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो इसको हम लोग क्या पाइथागोरस थ्योरम से अगर हम लोग लिखे तो h इक्वल्स टू कितना का रूट अंडर पी ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर। तो पी ए स्क्वायर इज दिस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और बी ए स्क्वायर इज दिस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो आई होप ये जो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्टेंस फार्मूला बोलते हैं। अगर 2 पॉइंट कोऑर्डिनेट है या 2 पॉइंट गिवन है किसी भी प्लेन में, तो उस 2 पॉइंट से जो लाइन सेगमेंट बनेगा, उस लाइन सेगमेंट का लेंथ आप लोग आसानी से उसके कोऑर्डिनेट के डिफरेंस के स्क्वायर से आप लोग आसानी से निकाल सकते हो इस फार्मूले से। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब जैसे अगर आप एग्जांपल लेना चाहते हो तो 1, 2 और 3, 4 के बीच में आप डिस्टेंस निकाल सकते हो, कितना हो जाएगा? तो 1, 2 और 3, 4 के बीच में 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 4 प्लस 4 यानी 2√2 इसका आंसर हो जाएगा। तो आई होप इसको आप कर लेना। ओके, अब स्टूडेंट तो ये चीज़ हमको समझ में आ गया कि कोई भी अगर पी पॉइंट दे रखा है XY प्लेन में तो उसमें 2 कोऑर्डिनेट होगा। एक कोऑर्डिनेट उसके y से परपेंडिकुलर डिस्टेंस को बताएगा और एक कोऑर्डिनेट होके x से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मान लिया कि हमने P पॉइंट लिया, P पॉइंट को हमने कनेक्ट कर दिया है ओरिजिन से, ठीक है। तो ये मेरा एक स्ट्रेट लाइन बन गया OP। अब P का जो कोऑर्डिनेट है वो XY है, और XY का जो मीनिंग है वो ऑलरेडी हमको पता है, ठीक है। अब क्या करेंगे? सपोज मान लो कि अगर ये वाले पॉइंट को अगर नीचे लाएंगे तो क्या होगा मेरा? अगर इस वाले पॉइंट को हम नीचे लाएंगे, अगर नीचे लाएंगे तो धीरे धीरे क्या होगा? अगर सपोज मान लो ये पॉइंट है यहाँ पे आ गया, फिर ये वाला पॉइंट यहाँ पे आ गया, ये वाला पॉइंट यहाँ पे आया, तो जैसे जैसे ये नीचे जा रहा है ना, तो वैसे वैसे क्या हो रहा है स्टूडेंट? तो x से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो कम हो रहा है। तो x से परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसका, कौन सा कोऑर्डिनेट था? तो सेकेंड वाला कोऑर्डिनेट। इसका मतलब ये है कि जैसे ही हम इस वाले लाइन पे नीचे जाएंगे तो सेकेंड वाला कोऑर्डिनेट क्या होगा? कम होते जाएगा। समझ में आ रही बात? सेकेंड वाला कोऑर्डिनेट जैसे मान लो कि ये मेरा कंडीशन है 4, 5 का, ठीक है। मतलब एक्स वाई ये पी जो पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट दे रखा है 4, 5, ओके। तो यहाँ पे 4, 5 है। तो अब इसी लाइन पे अगर हमको नीचे जाना है तो इसी लाइन पे नीचे जाना मतलब क्या नीचे जाना है? तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस घट रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस यहाँ पे 5 यूनिट था सेकेंड वाला कोऑर्डिनेट, तो यहाँ पे सपोज 4 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 0 हो गया। यानी ए का जो कोऑर्डिनेट आप लिखोगे वो कितना हो जाएगा? तो सिर्फ 4 और 0 बन जाएगा। 4 मतलब सिर्फ x बन जाएगा, बच जाएगा, और मेरा सेकेंड कोऑर्डिनेट खत्म हो जाएगा, वैनिश कर जाएगा। उसी तरह हम लोग इसको अगर मान लो कि अगर इसी लाइन पे इधर आते हैं तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस डिक्रीज करेगा, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस क्या होता है स्टूडेंट? तो वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है। यानी इसका क्या होगा? फर्स्ट कोऑर्डिनेट वैनिश करते 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 मान लो कि यहाँ पे कुछ हुआ, मान लो कि ये 4 है, ये यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे सपोज 2 हो जाएगा, यहाँ पे सपोज 1 हो जाएगा, और यहाँ पे वैनिश 0 हो गया। तो इसी के लिए बी का जो कोऑर्डिनेट हमने यहाँ पे लिखा है वो कितना है? तो 0 और y तो ऑलरेडी है, यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस है, लेकिन x कोऑर्डिनेट इसमें वैनिश कर जा रहा है। तो इसी के लिए स्टूडेंट आई होप ये समझ में आया होगा आपको। तो इसी के लिए जब भी हम x एक्सिस का इक्वेशन और y एक्सिस का इक्वेशन लिखेंगे तो उसमें सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट होता है। वो कोऑर्डिनेट क्या होता है? अगर x पे लिखेंगे तो सिर्फ x का कोऑर्डिनेट होगा, उस पर y 0 होता है। अगर y पे लिखेंगे तो सिर्फ y का कोऑर्डिनेट होगा, उस पर x 0 होगा। मतलब दूसरे शब्दों में ये भी आप लोग बोल सकते हो कि x एक्सिस का जो इक्वेशन होगा वो कितना हो जाएगा? y = 0, और y एक्सिस का इक्वेशन जो होगा वो x = 0 होगा, क्योंकि y एक्सिस पे हमेशा x 0 होगा और x एक्सिस पे हमेशा y 0 होगा।
ओके अभी आपको इतना ही समझना है कि एक्स एक्सिस पे y 0 होगा और y एक्सिस पे x 0 होगा। ओके अब इक्वेशन जो है वो हम धीरे धीरे आगे देखेंगे। ओके तो आई होप इतना समझ में आया होगा। अब मैं वही लिखा हूँ एट एक्स एक्सिस y कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट इज 0 बिकॉज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस इज 0। ओके वैसे तो सिमिलरली y एक्सिस के बारे में लिखा अगर एट y एक्सिस x कोऑर्डिनेट 0 फॉर एनी पॉइंट बिकॉज of perpendicular distance of the point from y axis is 0। ओके तो आई होप ये समझ में आपको आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट वाले पॉइंट में क्या देखेंगे, अब ये जो मेरा लाइन है जो पॉइंट के पोजीशन को अगर हम लोग ऑरिजिन से बनाए ना तो अब ये क्या हुआ, कुछ एंगल सबटेंड किया, तब इसका एंगुलर फॉर्म देखेंगे कि ये एंगुलर फॉर्म इसका क्या होता है, या फिर हम ऐसे देखेंगे ये कितना राइज किया हुआ है। तो ये जो राइज होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं। ठीक है तो अब हम लोग देखेंगे स्लोप ऑफ द लाइन। अब हमको लाइन बनाना आ गया क्योंकि दो पॉइंट को कनेक्ट करिए तो लाइन सेगमेंट बन गया, उसी को एक्सटेंड कर देंगे तो लाइन बन जाएगा। ठीक तो उस वो लाइन जब बनेगा तो प्लेन पे या प्लेन में तो वो लाइन कितना इंक्लाइंड हो गया, उस लाइन का कितना स्लोप होगा वो हमको ढूंढना है। ठीक है तो स्टार्ट करते हैं वहीं से। सपोज मान लो कि दो पॉइंट है P x1 y1 और Q x2 y2 है। ठीक है तो सबसे पहले तो इसको हमने प्लेस कर दिया P x1 y1 और Q x2 y2 को। सिमिलरली जो हमने पहले किया था ये y1 हो गया, ये x1 हो गया, ये y2 हो गया, पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक x2 हो गया। तो ये वाला जो रीजन हो गया डिस्टेंस हो गया x2 माइनस x1 और ये वाला डिस्टेंस हो गया y2 माइनस y1। ओके अब हमको क्या निकालना है, इसका निकालना है ये कितना राइज किया है, यानी किसके रिस्पेक्ट में निकाल सकते हैं, तो थीटा के रिस्पेक्ट में निकाल सकते हैं। तो अब हमको ये वाला चीज़ पता है परपेंडिकुलर और ये हमारा बेस पता है, तो कौन सा रिलेशन लगाएंगे, तो टैन थीटा का परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। तो इस ट्रायंगल में ट्रायंगल पी आर क्यू में राइट एंगल ट्रायंगल पी आर क्यू में टैन थीटा अगर लिखेंगे तो वो हो जाएगा y2 माइनस y1, मतलब ये डिस्ट परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस। तो परपेंडिकुलर कितना होगा y2 माइनस y1, बेस कितना हो जाएगा तो x2 माइनस x1। तो इसी के लिए इसी टर्म को हम लोग टैन थीटा वाले टर्म को ही हम लोग क्या बोलते हैं, स्लोप। स्लोप इन द सेंस मतलब कितना राइज किया हुआ है, यानी कितने वो पर्टिकुलर यूनिट डिस्टेंस इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कोई भी लाइन वर्टिकली कितना राइज किया हुआ है। देखो जैसे यहाँ पे पर्टिकुलर यूनिट डायरेक्शन में ये मेरा कितना ये जो लाइन है वो वर्टिकली कितना राइज किया हुआ है, यही क्या करता है, स्लोप बताता है। जैसे मान लो कि ये मेरा एक पेन है। ठीक है अभी पेन क्या है, हॉरिजॉन्टल है, तो हॉरिजॉन्टल है तो हर एक पॉइंट पे वैल्यू क्या है, सेम ही है, एक ही लेवल है। अब क्या होगा, जैसे जैसे मान लो कि ये वाला पॉइंट को फिक्स कर दे और ये वाला पॉइंट को ऐसे उठा दे, तो ये वाला पॉइंट तो ये वाला टिप में तो मेरा उठ गया, ये वाला टिप वहीं पे रहा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या हुआ, एक राइज हुआ। तो ये राइज कैसे हुआ, तो इस हॉरिजॉन्टल पे हुआ। ठीक है तो इसी कितना राइज किया ये क्या दिखाता है, तो वो उसका स्लोप को दिखाता है। ठीक है तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि स्लोप का मतलब क्या होता है। ठीक है ओके इसी स्लोप को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट भी बोलते हैं। तो स्लोप बोले या फिर ग्रेडियंट बोले, इसको मैं फिर से डिफाइन कर दे रहा हूँ। ठीक है ये क्या होता है, तो इट इज़ द चेंज और इट इज़ चेंज ऑफ वन पैरामीटर विथ रिस्पेक्ट टू अनदर पैरामीटर। यहाँ पे हमने जो भी देखा है वो किसके रिस्पेक्ट में देखा है, तो पॉइंट को पॉइंट के रिस्पेक्ट में या डिस्टेंस को डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में देखा है। मतलब कितना पॉइंट से ये हाइट है ना वो राइज करता है एक हॉरिजॉन्टल लाइन पे। ठीक है उससे हमको क्या निकलता है, ये स्लोप निकलता है। तो ये अब हम लोग फिजिक्स में यूज़ करेंगे तो हम लोग फिजिकल पैरामीटर का यूज़ करेंगे। जैसे मान लो कि टेम्परेचर राइज, अब टेम्परेचर राइज क्या होगा कि जैसे जैसे क्या होता है, एलिवेशन अप होता है, मतलब जैसे जैसे हम लोग क्या होता है अर्थ सरफेस से ऊपर जाते हैं वैसे वैसे क्या होता है, टेम्परेचर डिक्रीज करता है। तो यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो किस पे डिक्रीज कर रहा है, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, तो हाइट पे। और जैसे जैसे हाइट बढ़ेगा वैसे वैसे क्या हो रहा है, टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है। तो इसको हम लोग क्या मतलब डिक्रीजमेंट इन टेम्परेचर विथ रिस्पेक्ट टू हाइट, हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, तो स्लोप ऑफ टेम्परेचर विथ रिस्पेक्ट टू हाइट भी बोल सकते हैं, या एलिवेशन भी बोल सकते हैं, या फिर टेम्परेचर ग्रेडियंट भी बोल सकते हैं सिंपली। ओके तो जैसे यहाँ पे हमने सेकेंड वाले केस में बताया है कि चेंज इन टेम्परेचर डिवाइडेड बाई रेडियम ऑफ कॉलम। रेडियम ऑफ कॉलम में तो कोई थर्मामीटर का भी यूज़ कर सकते हैं या एलिवेशन का भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे ही अगर हम लोग वेलोसिटी का देखें तो चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के अनुसार वेलोसिटी कितना चेंज कर रहा है, तो वो भी मेरा वेलोसिटी चेंज करना मतलब या तो इंक्रीज करना या डिक्रीज करना, या तो राइज करना या फिर लो हो जाना। तो किसके रिस्पेक्ट में, तो टाइम के रिस्पेक्ट में। तो ये भी क्या हो गया, तो इसको एक वेलोसिटी ग्रेडियंट बोल सकते हैं या फिर वेलोसिटी स्लोप भी बोल सकते हैं। ठीक है या फिर राइज इन हाइट बाई राइज ऑफ हाइट
डिवाइडेड बाई हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, मतलब हर एक यूनिट डिस्टेंस पे कितना हाइट इंक्रीज कर रहा है वो उसके बारे में बता रहा है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्लोप। ठीक है, स्लोप क्या होता है, इसको दूसरे शब्द जब हम फिजिक्स के केस में चलेंगे तो स्लोप क्या होता है, रेट ऑफ चेंज भी होता है कि किस रेट से कोई भी पर्टिकुलर पैरामीटर किसी दूसरे पैरामीटर के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। तो ये हमने जो लिखा है ना, चेंज ऑफ वन पैरामीटर विथ रिस्पेक्ट टू अनदर पैरामीटर, उसी का मतलब एक छोटा सा रूप है या फिर एक बहुत ही स्टैंडर्ड उसका फॉर्म है। ओके, जो कि हम लोग आगे देखेंगे जब डिफ्रेंसिएशन देखेंगे तब, रेट ऑफ चेंज। ओके, तो आई होप ये समझ में आया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। तो यहाँ पे इसी अगर केस में अगर हम लोग स्लोप लिखना चाहेंगे तो क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, तो स्लोप वही tan थीटा इक्वल्स टू दिस डिवाइडेड बाई दिस, जो कि ये वाला। तो इसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं आप। तो स्लोप मेरा हो गया tan थीटा y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस 1, उसी को हमने यहाँ पे लिखा है फिर से। ठीक है, अब देखिए, तो अब मेरा क्या हो गया, मेरा इस लाइन का स्लोप निकल गया किसके रिस्पेक्ट में, तो गिवन पैरामीटर के। यहाँ पे कौन सा है, तो y कोऑर्डिनेट और x कोऑर्डिनेट, तो y और x कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में हमने एक रिलेशन स्टैब्लिश कर लिया और इस लाइन का स्लोप हमने क्या कर दिया, बना दिया। ओके, अब हम लोग देख रहे हैं कि अगर सपोज मान लिया कि हमने यहाँ जो भी देखा, ओके, अब सपोज मान लो कि ये वाला जो मेरा स्लोप है या ये वाला जो लाइन है, ये वाला लाइन, अब इस वाले लाइन को अगर टिल्ट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये सीधा वर्टिकल लाइन होगा, या इस वाले लाइन जो टिल्टेड था ये ऑलरेडी ऐसे कर देंगे तो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। यानी दो केस बन सकता है। अब ये दो केस कैसे, तो वो दोनों केस के फॉर्म में अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने यहाँ पे देखा था कि जब भी एक्स एक्सिस पे हम लोग देखेंगे तो वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है और वाई एक्सिस पे देखेंगे तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है। इसका मतलब हम लोग देख लेते हैं। सपोज मान लो कि ये मेरा एक्स वाई प्लेन है, ये मेरा क्या है, एक्स वाई प्लेन। ओके, अब इस एक्स वाई प्लेन पे हमने क्या किया कि ओरिजिन से x यूनिट दूर पे, यानी x इक्वल्स टू c यूनिट दूर पे एक पैरेलल टू द वाई एक्सिस क्या किया, एक लाइन को ड्रॉ कर दिया। अब बताइए ये जो लाइन है इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस क्या होगा, सेम ही होगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। तो जब दोनों एक दूसरे के पैरेलल है तो दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, हर एक पॉइंट पे सेम होगा, यहाँ भी सेम होगा, यहाँ भी हर एक पॉइंट पे सेम होगा, यहाँ 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 यहाँ। यानी अगर हम ऐसा ऐसा ड्रॉ करते रहेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये मेरा सेम आते रहेगा। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट कि जब भी ऐसा कंडीशन आएगा, यानी पैरेलल टू द वाई एक्सिस अगर कोई लाइन होगा तो उस लाइन का इक्वेशन जो होगा वो x इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट इक्वेशन बनता है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि x इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द वाई एक्सिस। ये क्या है, ये इक्वेशन, ये एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है जो कि क्या है, तो पैरेलल है वाई एक्सिस के। ठीक है, यानी यहाँ पे x का वैल्यू कभी भी चेंज नहीं करेगा। ठीक है, सिमिलरली अगर हम लोग क्या होगा कि एक ऐसा लाइन ले जो x एक्सिस के पैरेलल हो, तब क्या इसमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, परपेंडिकुलर फ्रॉम द x एक्सिस हमेशा कांस्टेंट होगा। इसका मतलब ये है कि ये कैसा लाइन का इक्वेशन है, तो ये वैसे लाइन का इक्वेशन है जो x के पैरेलल है। ओके, यानी ये क्या हो जाएगा, तो y इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, इसमें y का वैल्यू कभी भी चेंज नहीं कर रहा है, x का वैल्यू चेंज करेगा। यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x क्या हो जाएगा, तो वो कांस्टेंट हो जाएगा। तो फर्स्ट वाला जो हो गया वो किसका इक्वेशन हो गया, तो x इक्वल्स टू कांस्टेंट के लाइन का इक्वेशन हो गया, और सेकंड वाला इक्वेशन जो हो गया y इक्वल्स टू कांस्टेंट के लाइन का इक्वेशन बन गया। तो आई होप ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद में हम इस पर जब आगे चलेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे इसको कैसे हम लोग यूज़ करना है। ओके, अब स्टूडेंट तो हमने यहाँ पे देख लिया, ओके, हमने यहाँ पे देख लिया कि x इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट का क्या होता है, x इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट जो लाइन है उसका मतलब क्या है, और y इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट है लाइन, उसका मतलब क्या है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे लाइन हम देख लिए। अब इस लाइन का क्या करेंगे, इक्वेशन लिखेंगे, कैसा, स्टैंडर्ड इक्वेशन। तो इस लाइन के स्टैंडर्ड इक्वेशन जो होता है वो होता है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। अब इसको समझने वाली बात है, तो y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी जो है वो एक स्टैंडर्ड फॉर्म है एक इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का, जहाँ पे जो m होता है, अभी हमने पढ़ा था m इज tan थीटा, मतलब m इज स्लोप, m क्या है, स्लोप है, और ये जो c जो है वो क्या है, वो इंटरसेप्ट होता है ऑन y एक्सिस। ठीक है, यानी इसको हम लोग y इंटरसेप्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब ज़रा इसको थोड़ा सा और इसको देखें,
तो y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। अब हमको पता है कि x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0 होता है और y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0 होता है, ठीक। तो अगर इस केस में अगर हम पॉइंट को बनाने का कोशिश करें या फिर इंटरसेप्ट को फाइंड करने का कोशिश करें तो कैसे करेंगे? अगर सपोज इसमें अगर x को 0 कर देंगे तो x को 0 कर देंगे तो क्या मेरा y का वैल्यू निकल जाएगा, तो x को 0 किए तो y का वैल्यू निकल गया c, ठीक है। तो मेरा एक पॉइंट मिल गया 0 और c, ठीक है। अब जब y को 0 करेंगे तो एक मेरा पॉइंट मिल जाएगा ये। अब हमको पता है कि x0 कहाँ पे होता है, तो x0 कहाँ पे होता है, y एक्सिस पे होता है। तो ये जो पॉइंट मिला है वो किस में मिला है, तो y एक्सिस में मिला है। अब हमको पता है कि y0 कहाँ पे होता है, x एक्सिस पे होता है। तो ये वाला जो मेरा पॉइंट मिलेगा वो किस पे मिलेगा, तो x एक्सिस पे मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसी इक्वेशन से हम लोग देखें तो x इक्वल्स जो हुआ वो -c/m हुआ, ठीक है। अब ये दोनों पॉइंट को अगर हम इस प्लेन में क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। यानी इस कार्टेज ये जो कोऑर्डिनेट प्लेन है, कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या करेंगे, हम इसको रिप्रेजेंट कराएंगे तो क्या होगा वो देखना है, ठीक है। तो इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। ये तो मेरा जनरल फॉर्म हो गया। मान लें कि y इक्वल्स टू 2x प्लस 4 एक क्या हुआ, एक जनरल एग्जांपल हो गया, ठीक है। तो इस केस में अगर x को 0 कर देंगे तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अगर y को 0 कर दे तो x का वैल्यू माइनस ऑफ कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये आप ध्यान से देख लो। तो मान लिया कि एक पॉइंट जो हमने बनाया p और एक पॉइंट हमने बनाया q, और इस दोनों पॉइंट को क्या करेंगे हम लोग इस कोऑर्डिनेट प्लेन में क्या कर देंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। हमको पता है कि ये xy एक्सिस है, तो x ये इंटरसेक्शन पे क्या होता है, 0 होता है, ओरिजिन होता है। तो अब लेफ्ट साइड में क्या होगा, नेगेटिव। तो ये नेगेटिव का रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, तो सबसे पहले देखो 3 यूनिट तक गया है ना, तो हर एक पॉइंट में 3 यूनिट डिवाइड करेंगे। तो ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। राइट साइड में ये -1 -2 -3, अप साइड में 1 2 3, डाउन साइड में -1 -2 एंड -3, ठीक है। अब देखो कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट p है, कहाँ पे है, y एक्सिस पे 0 3 पे है। तो 0 3 पे हम इसको करके इसको सर्कल कर देंगे। ये मेरा एक पॉइंट p बन गया, तो ये मेरा p पॉइंट बन गया। और एक पॉइंट है x एक्सिस पे, तो x एक्सिस में कहाँ था, नेगेटिव x में। तो नेगेटिव x -2 और y 0 है इधर, तो यहाँ पे। अब इस दोनों को क्या करेंगे, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है तो इसको स्ट्रेट लाइन से क्या कर देंगे, इसको कनेक्ट कर देंगे। तो ये जो लाइन जो जाता हुआ जाएगा ये पूरा इन्फिनिटी से जाता हुआ जाएगा, और जो भी पॉइंट होगा वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, इस लाइन पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस दोनों पॉइंट को कनेक्ट करने से हमको क्या मिल गया, एक लाइन सेगमेंट या फिर एक लाइन का इक्वेशन मिल गया, जो कि लाइन का इक्वेशन ये मेरा गिवन था। तो ये मेरा क्या, इस इक्वेशन से इस ग्राफ को बनाना बहुत ही आसान है। इसको हम लोग ऐसे बना सकते हैं। तो कैसे करें, तो वहीं x को 0 करके y ले ले, y को 0 करके x ले ले, और दोनों को क्या कर देंगे, रिप्रेजेंट कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे, मेरा लाइन बन जाएगा। तो आई होप यहाँ पे आपको समझ में आया कि ये इंटरसेप्ट क्या है, ठीक है, y इंटरसेप्ट, x इंटरसेप्ट क्या है, कैसे निकालते हैं। या फिर अगर कोई ऐसा ही फॉर्म में होगा तो डायरेक्ट ये जो c होता है वो मेरा क्या होता है, तो वो मेरा y इंटरसेप्ट होता है। ओके, अब स्टूडेंट y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी का जो इक्वेशन है वो उसका नेचर हमको पता चल गया कि ऐसा स्ट्रेट लाइन जा रहा है, ठीक है। अब इसी को हम लोग थोड़ा सा और जानने का कोशिश करते हैं। तो y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू अ y इंटरसेप्ट c, जो कि ये वाला है y इंटरसेप्ट c, एंड स्लोप इज m, मतलब tan थीटा। यानी ये वाला हम इसको जनरल ऐसे बना दिए। ये मेरा क्या है, ये y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी का इक्वेशन है। अब इसमें क्या होगा स्टूडेंट, अगर c जो इंटरसेप्ट है इसको हम लोग डिक्रीज कर दें, यानी c को 0 धीरे धीरे कम करते 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 अगर 0 कर देंगे, यानी ये वाला पॉइंट p कहाँ पे चला जाएगा, ओरिजिन पे चला जाएगा। तो उस केस में c क्या हो जाएगा, 0 होगा। तो यहाँ पे अगर c 0 कर देंगे तो इक्वेशन मेरा क्या बन के आ जाएगा स्टूडेंट, तो y इक्वल्स टू एम एक्स। ओके, तो इन दिस कंडीशन c बिकम्स 0। अगर c को हम लोग धीरे 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 कम करके 0 कर देते हैं तो c मेरा 0 हो गया, उस समय y इक्वल्स टू एम एक्स। यानी y इक्वल्स टू एम एक्स उस सारे लाइन का इक्वेशन है जो मेरा ऑरिजिन से क्या होता है, तो पास होता है। ऐसा यानी एक फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन भी आप बोल सकते हो, ठीक है। यानी m का वैल्यू चेंज करोगे बहुत सारा क्या हो जाएगा आपका स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, जो कि ऑरिजिन से पास करता हुआ जाएगा, वो आपका आ जाएगा। ओके, तो y इक्वल्स टू एम एक्स, यानी स्लोप चेंज करोगे, थीटा चेंज करोगे, स्लोप चेंज होगा, लाइन चेंज होगा। और यहाँ पे c 0 है, यानी पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ओके, तो अब हमको क्या देखना है, अब हमको देखना है थीटा,
क्योंकि थीटा जैसे जैसे रोटेट करेंगे, थीटा जैसे जैसे रोटेट करेंगे ये लाइन भी क्या हो जाएगा, रोटेट करेगा। तो अब हम लोग देखते हैं, क्योंकि एम जो है वो टैन थीटा होता है और थीटा जैसे जैसे रोटेट होता है तो टैन थीटा का वैल्यू भी चेंज होता है, हम लोग देखे हुए हैं, क्योंकि टैन थीटा हर एक क्वाड्रेंट में अलग अलग नेचर के साथ भी होता है, अलग अलग वैल्यू के साथ भी होता है। तो अब हम इसी पे कंसंट्रेट करते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, तो y = mx जो हो गया वो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हो गया जो पासिंग थ्रू द ओरिजिन है, यहाँ पे हमको पता चल गया। अब जैसे कि हम लोग क्वाड्रेंट में देखते हैं, तो मान लिया कि यहाँ पे हमने क्वाड्रेंट बना दिया, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जैसे कि बोले थे ऐड शुगर टू कॉफ़ी, यानी इसमें तो हर एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो क्योंकि टैन थीटा है तो टैन थीटा भी इसमें पॉजिटिव होगा। सेकेंड में सिर्फ साइन और उसका कॉसेक जो होगा वो ही पॉजिटिव होता है, तो टैन थीटा इसमें क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। थर्ड में टैन थीटा ही पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव हो गया। फोर्थ में कॉस थीटा पॉजिटिव होता है तो इसमें भी टैन थीटा नेगेटिव हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया टैन थीटा पॉजिटिव किस में होता है, तो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में। सेकेंड और फोर्थ में टैन थीटा जो होता है वो नेगेटिव होता है। इसका मतलब जो एम का वैल्यू होगा वो पॉजिटिव होगा फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में और नेगेटिव होगा किसमें, तो सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में। ओके, तो ये हमने स्लोप के फॉर्म में देख लिया। अब हम इसी को क्या करेंगे, थीटा के फॉर्म में देखेंगे, क्योंकि ये m = टैन थीटा है और थीटा चेंज करेगा तभी तो क्वाड्रेंट चेंज होगा लाइन का। ओके, तो चलो देखते हैं। तो मान लो कि ये मेरा एक प्लेन है, XY प्लेन, जिसमें हमने एक लाइन को दिखाया, ये वाला मान लो कि OP लाइन हो गया, OP लाइन सेगमेंट बोल सकते हो ऐसे आगे ज्योमेट्रिकली देखोगे तो, लेकिन हम लोग यहाँ कोऑर्डिनेट देखेंगे तो ये पूरे लाइन को ही डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम P हटा देते हैं, डायरेक्ट लाइन बोलेंगे, ठीक। अब यहाँ पे तुम देखो कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने इसको दिखाया है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिखाया है तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू जो होगा स्टूडेंट वो कितना होगा, तो 0 से बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक 90 डिग्री होता है। तो जीरा जब थीटा जब 0 से π/2 में अगर रोटेट करेगा तो उस समय टैन थीटा जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। और हमने क्या देखा है, हमने टेबल से भी देखा है, यहाँ पे आप देख लो, टेबल से भी देखा है, जब टेबल में जब एंगल जब चेंज कर रहा था 0 से 90 डिग्री में, तो उस समय मेरा क्या था, उस समय मेरा टैन थीटा का वैल्यू जो हो रहा था वो इंक्रीज़ करते हुए जा रहा था। यहाँ पे देखो टैन 0 0 है और टैन 90 कितना है, इन्फिनिटी हो रहा है, यानी 0 to 90 में एंगल जा रहा है तो टैन का वैल्यू 0 to इन्फिनिटी में इंक्रीज़ करने जा रहा है, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है कि m पॉजिटिव होगा और उस केस में थीटा का वैल्यू 0 to 90 डिग्री के बीच में रहेगा। तो जैसे जैसे थीटा 0 से 90 डिग्री के बीच में जाएगा वैसे वैसे टैन थीटा का वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज करते हुए जाएगा, यानी स्लोप का वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज करते हुए जाएगा। तो हमने यही लिखा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा इंक्रीज करेगा यानी टैन थीटा भी इंक्रीज करेगा, और कैसे इंक्रीज करेगा, तो पॉजिटिव वैल्यू लेते हुए, ठीक। तो लाइन और टैन थीटा का वैल्यू सबसे मैक्सिमम कहाँ पे होगा, तो वैसे लाइन पे होगा टैन थीटा का वैल्यू मैक्सिमम जो लाइन स्टीपर होगा टुवर्ड्स वाई एक्सिस, यानी वाई एक्सिस से जो जितना सटा हुआ होगा लाइन उसका वैल्यू उसमें टैन थीटा का वैल्यू जो होगा वो सबसे हाईएस्ट होगा, ठीक है। जैसे मान लो कि ये मेरा एक ये है और एक ये है, ये L1 है और ये L2 है। बताओ ये वाई एक्सिस है तो वाई एक्सिस की तरफ कौन ज़्यादा झुका हुआ है, तो L2। तो L2 में तो टैन थीटा का वैल्यू जो होगा L2 के केस में ज़्यादा होगा ना कि L1 के केस में। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए सेकेंड वाले देखिए, अगर यही लाइन सेकेंड क्वाड्रेंट में चला जाता है तो ये मेरा सेकेंड क्वाड्रेंट है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में देखो यहाँ पे जो थीटा आ रहा है, अब जब भी हम लोग थीटा का बात करेंगे तो कन्वेंशनली थीटा जो होता है वो एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव ही लेते हैं, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में भी बताया था। और जब भी डिटरमिन होगा तो लास्ट क्लास में हमने बताया था कि ये एक्स एक्सिस से ही डिटरमिन किया जाता है, ठीक है, जब तक कि आपको स्पेसिफिकली बोला नहीं है, ठीक। तो यहाँ पे थीटा देखो, ये थीटा कहाँ पे है, सेकंड क्वाड्रेंट तक लाइन, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है तो थीटा क्या है, 90 डिग्री से बड़ा होगा। जब तक ये लाइन सेकंड क्वाड्रेंट में अगर ये रोटेट मतलब घूमते हुए रहेगा तो थीटा का वैल्यू कितना होगा, 90 डिग्री से लेके 180 डिग्री के बीच में रोटेट करते रहेगा, यानी घूमते रहेगा, ठीक। इसका मतलब ये है tan π/2 जो होता है वो कितना होता है, तो tan π/2 इन्फिनिटी होता है। लेकिन जैसे ही यहाँ पे जो थीटा है वो क्या है, तो वो थीटा वो जैसे ही 90 डिग्री से आगे जाएगा ना तो वो नेगेटिव में चला जाएगा, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में थीटा क्या होता है, टैन थीटा नेगेटिव होता है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में जैसे ही जाएगा मतलब 91 जैसे ही होगा तो जो टैन थीटा का वैल्यू होगा वो -इन्फिनिटी हो जाता है, यानी नेगेटिव, बहुत बड़ा नेगेटिव टर्म, ठीक है। और जैसे जैसे पाई की तरफ जाएगा तो वैसे वैसे जीरो होते जाएगा। यानी अगर हम लोग बोले मैथमेटिकली तो टैन थीटा जो होता है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में भी इंक्रीजिंग फंक्शन ही होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो इंक्रीजिंग था, सेकेंड क्वाड्रेंट में भी इंक्रीजिंग फंक्शन होता है टोटल,
tan थीटा का नेचर वाइज वैल्यू, यानी देखो माइनस इन्फिनिटी से जीरो की तरफ जा रहा है, यानी बहुत कम से जीरो की तरफ जा रहा है, यानी ये माइनस का मतलब क्या होता है, जो कर्ज लिया हुआ है जीरो की तरफ क्या होता है, कर्ज नहीं लेना, यानी कर्ज को सदाते खत्म करते 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 जीरो तक आ रहा है, यानी बढ़ रहा है। लेकिन फिजिक्स में हम लोग इसको उल्टे तरीके से यूज़ करते हैं, क्या क्यों अभी हम लोग देखेंगे। ठीक, यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिया कि माइनस थीटा पाई बाई 2 से पाई में क्या होगा, थीटा होगा। तो पाई बाई 2 से पाई बाई 2 से पाई में जब थीटा होगा तो tan थीटा का माइनस इन्फिनिटी से जीरो में जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमने लिख दिया कि tan थीटा इंक्रीजिंग है, ठीक है। लेकिन अगर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड का बात करेंगे, tan थीटा के मैग्नीट्यूड का बात करेंगे, tan थीटा का मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है कि tan थीटा से जो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा वो उसका मतलब होता है, ठीक है। वो अभी हम एग्जाम्पल देख के आगे बताएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो अगर उसका बात करेंगे तो tan थीटा का मैग्नीट्यूड मतलब मॉड ऑफ tan थीटा जो लेंगे वो मेरा क्या होगा, वो डिक्रीजिंग नेचर का होगा। जैसे मान लो कि अगर इसी में हम लोग मॉड लगा दें तो माइनस कट जाएगा, तो माइनस जैसे ही कटेगा तो ये माइनस इन्फिनिटी से अगर मॉड लगा के बनाएंगे तो ये इन्फिनिटी बन जाएगा। तब उस केस में देखेंगे तो इन्फिनिटी से जीरो में जाएगा, यानी कहीं ना कहीं जो tan थीटा मॉडुलस ऑफ tan थीटा या मैग्नीट्यूड ऑफ tan थीटा का अगर वैल्यू देखेंगे तो क्या हो जाएगा, वो इन्फिनिटी से जीरो की तरफ घटेगा, नहीं कि बढ़ेगा। लेकिन अगर मैथमेटिकल इक्वेशंस में देखें तो माइनस इन्फिनिटी से जीरो मतलब बढ़ना होता है। लेकिन अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड का यानी एब्सोल्यूट वैल्यू का केस देखें तब एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब माइनस इन्फिनिटी का एब्सोल्यूट वैल्यू इन्फिनिटी में आता है, नेगेटिव को हटा देते हैं। तो अगर एब्सोल्यूट वैल्यू के केस में देखोगे तो इन्फिनिटी से जीरो जा रहा है मतलब डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो वहीं हमने लिखा हुआ है कि इफ़ यू टॉक अबाउट ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ tan थीटा यानी मॉड ऑफ tan थीटा देन इट इज़ डिक्रीजिंग। तब क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में ये डिक्रीज करेगा। लेकिन मैथमेटिकली क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में भी इंक्रीज करेगा। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन आप दो अलग अलग सोचोगे। मॉड ऑफ मैग्नीट्यूड का मतलब होता है मॉडुलस, मतलब होता है एब्सोल्यूट वैल्यू, मतलब नेगेटिव निकाल के। और नॉर्मली मैथमेटिकल वैल्यू का होता है टोटल नेचर के साथ। तो नेचर के साथ जो वैल्यू अगर तुम लोगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में भी tan थीटा इंक्रीज करेगा। लेकिन सिर्फ मैग्नीट्यूड का बात करोगे, एब्सोल्यूट वैल्यू का बात करोगे तो तुम क्या करोगे, तुम देखोगे कि सेकंड क्वाड्रेंट में मैग्नीट्यूड ऑफ tan थीटा वो डिक्रीज कर रहा है। इसको बहुत ही आसान तरीका ये है कि आप ये सब झंझट छोड़ो। हमेशा आप देखो लाइन अगर वाई एक्सिस के स्टीपर होगा, फिजिक्स में हमको वही यूज़ करना है। लाइन अगर वाई एक्सिस के स्टीपर होगा तो उसका जो tan थीटा होगा, उसका जो स्लोप होगा वो ज़्यादा ही होगा। जैसे मान लो कि यहाँ पे एक एग्जांपल लिए, जैसे एक ये लाइन हो गया, एक ये लाइन हो गया, एक ये लाइन हो गया और एक ये लाइन हो गया। ये L1 हो गया, ये L2 हो गया, ये L3 हो गया और ये L4 हो गया। अगर आप बोलोगे कि इसमें स्लोप सबसे ज़्यादा किसका है, यानी किसका किसका है, तो देखो L1 का स्लोप, L2 का स्लोप, तो L2 और L1 में L2 का स्लोप ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि y एक्सिस के स्टीपर है। y एक्सिस के नज़दीक कौन है, ये, और ये भी y एक्सिस के नज़दीक है, ठीक है। यानी स्लोप क्या है होगा, तो इसका और इसका ज़्यादा। अगर L2 और L3 में भी ज़्यादा कहोगे स्लोप किसका ज़्यादा है, तो L3 का ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि ये L3 y एक्सिस के से बहुत ज़्यादा नज़दीक है विथ रिस्पेक्ट टू L2, ठीक है। लेकिन L1 और L4 का जो स्लोप है वो रिलेटिवली L2 और L3 से छोटा है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको बस इतना ही समझ में रखना है फिजिक्स में कि जब भी y एक्सिस से स्टीपर जो भी लाइन होगा उस लाइन का स्लोप सबसे ज़्यादा होगा, बस और कुछ नहीं। इसमें कन्फ्यूजन आपका नहीं रहेगा, बस इतना चीज़ आपको ध्यान में रखना है। बाकी हम वैसे आगे हमने लिखा भी है, हमने यहाँ पे लिखा है नोट में, इफ़ यू टॉक अबाउट ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ tan थीटा यानी मॉडुलस ऑफ tan थीटा, इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर व्हेन इट इज स्टीपर टुवर्ड्स y एक्सिस। अभी जो दिखाया वही हमने लिखा है, ठीक है। अभी इसको एग्जाम्पल में समझ लेते हैं। कैसे? मान लो कि tan 30 डिग्री है, tan 60 डिग्री है, tan 120 डिग्री है, tan 150 डिग्री है। तो ये दोनों क्या है, ये दोनों 90 डिग्री से छोटा है। तो हमने देखा ना, हम लोगों ने देखा कि जब भी 90 डिग्री से छोटा में एंगल इंक्रीज करेगा तो tan थीटा का वैल्यू भी इंक्रीज करेगा। देखो तो tan 30 डिग्री 1/√3 होता है, इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 0.577। tan 60 डिग्री √3 होता है, इसको जब हम मैग्नीट्यूड लेंगे तो 1.732 हो जाएगा। अब देखो दोनों का मैग्नीट्यूड किसका ज़्यादा है, तो 1.73 का, जाहिर सी बात है ये ज़्यादा स्टीपर, क्योंकि इसका स्लोप ज़्यादा होगा, m ज़्यादा है तो ये ज़्यादा स्टीपर होगा कितना, तो y एक्सिस से, तो ये स्टीपर ज़्यादा हो जाएगा, इसका स्लोप ज़्यादा होगा। लेकिन 120 और 150 में देखो 120 को क्या लिख सकते हैं, tan 90 डिग्री प्लस थीटा, यानी tan 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, तब 120 बन जाएगा। अब ये ऑड मल्टीपल है
तो फंक्शन चेंज करेगा, tan बन जाएगा कॉट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में tan जा रहा है तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो क्योंकि tan जा रहा है तो नेगेटिव हो जाएगा, यानी tan 90 + 30 डिग्री कॉट 30 डिग्री हो जाएगा माइनस। ओके, तो कॉट 30 डिग्री का वैल्यू जो होता है वो √3 होता है। ठीक है, तो √3 होता है, मतलब जस्ट उल्टा 1/√2 को √3 को उल्टा कर दोगे तो √3 ही आएगा। ठीक है, तो माइनस ऑफ √3 हो गया। अभी यहाँ पे देख लो और इसको लिखो तो tan 90 + 60 डिग्री, tan 90 + 60 डिग्री तो कितना हो जाएगा, तो cot 60 डिग्री, वैसे ही जैसा अभी हमने डिस्कस करा 1/√3 यानी -0.57। अब देखो ये मेरा टोटल वैल्यू है, ये मेरा अगर मैथमेटिकली देखें तो दिस वैल्यू इज लेस देन दिस वैल्यू। ठीक है, क्योंकि ये 0 से नज़दीक है और ये 0 से ज़्यादा दूर है नेगेटिव में, तो अगर मैथमेटिकली देखें तो ये वैल्यू बहुत ज़्यादा कम है इसके रिस्पेक्ट में। लेकिन हमको मैथमेटिकली नहीं देखना है, हमको एब्सोल्यूट वैल्यू देखना है। क्यों ऐसा क्यों कह रहे हैं वो थोड़ा 1 या 2 लेक्चर के बाद आपको पता चल जाएगा। तो अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो इसमें मॉडुलस लगा देंगे, इसमें भी मॉडुलस लगा देंगे। तो मॉडुलस लगाने या नहीं लगाने का मतलब ये है कि अगर मॉडुलस लगा देंगे तो नेगेटिव को ये हटा देगा, ये सिर्फ इसके मैग्नीट्यूड को दिखाएगा। तो इसका मैग्नीट्यूड 1.732 है और इसका मैग्नीट्यूड क्या है 0.577 है। अब बताओ कि ये दोनों में कौन ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है ये दोनों में ये ज़्यादा है मैग्नीट्यूड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। तो इसका मतलब जो ज़्यादा स्टीपर होगा वो यही होगा 120 वाला। समझ में आ रही बात? तो देख लो ज़्यादा स्टीपर ये चारों के सामने दिखाया है, तो tan 30 डिग्री ये दिया है, तो देखो ये y से कितना दूर है, ये इतना दूर है, और ये देखो y से कितना दूर है, ये नज़दीक है तो इसका स्लोप ज़्यादा होगा। इस केस में देखो ये y से इतना दूर है और ये y से इतना दूर है। अब बताओ दोनों में स्टीपर कौन है, तो y एक्सिस के करीब ये है तो इसका स्लोप ज़्यादा होगा। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि हम लोग कैसे स्टीपर लेते हो। इसीलिए कन्फ्यूजन दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कोई भी लाइन जो y के स्टीपर होगा उसका स्लोप सबसे ज़्यादा कह देना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, अब यहाँ पे जो देखो नेगेटिव में हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड हम लोग इसलिए ले रहे हैं क्योंकि नेगेटिव का सिग्निफिकेंस जो फिजिक्स में जनरली क्या होता है, अगर वेक्टर के केस में देखेंगे तो सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट होता है। जैसे मान लो कि अगर तुमको बोला जाए कि एक पार्टिकल है या एक बॉडी है जो कि -20 मीटर/सेकंड के स्पीड से जा रहा है और एक पार्टिकल या बॉडी है वो 20 मीटर/सेकंड के स्पीड से जा रहा है, तो अब क्या तुम इसका सिग्निफिकेंस कर सकते हो कि -20 मीटर/सेकंड मतलब लेस देन 0? इसका मतलब ही नहीं है। तो माइनस का मतलब सिर्फ हो गया कि डायरेक्शन मतलब उल्टे डायरेक्शन में वो उतना ही स्पीड से जा रहा है। जैसे मान लो कि एक ईस्टवर्ड 20 मीटर/सेकंड के स्पीड से जा रहा होगा तो दूसरा वेस्टवर्ड जा रहा होगा। तो डायरेक्शन अपोजिट दिखाने के लिए वेक्टोरियल फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं, नेगेटिव का यूज़ करते हैं। तो इसी के लिए हम लोग को यहाँ पे नेगेटिव का सिर्फ डायरेक्शन में यूज़ करना है और मैग्नीट्यूड को क्या करना है उसके एब्सोल्यूट वैल्यू को दिखाने के लिए या उसके एक्चुअल वैल्यू को दिखाने के लिए काम करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ओके, चलिए तो एक क्वेश्चन बना सकते हैं। पॉइंट P1 दे रखा है, पॉइंट P2 दे रखा है, इसका इक्वेशन लिखना है पासिंग थ्रू द पॉइंट। इसको हम हिंट्स कर देते हैं। तो देखो 2 पॉइंट है ना, इसका स्लोप निकाल लो, इसका स्लोप निकाल लो और इक्वेशन आपको है y = mx + c। c आपको पता नहीं होगा तो x को 0 कर दो, करोगे तो क्या हो जाएगा, y इंटरसेप्ट निकल जाएगा। उसके बाद y = mx + c में वैल्यू डालोगे, आंसर निकल जाएगा। देखो मैंने वहीं पे किया होगा, जैसे y = mx + c है, m का वैल्यू निकाल दिया, ये 2 आ गया, y = 2x + c आ गया इक्वेशन। अब इसमें क्या करेंगे, x को 0 करेंगे तो y इंटरसेप्ट निकल जाएगा, तो x को 0 कर दिया, y इंटरसेप्ट निकल गया, y इंटरसेप्ट का वैल्यू c है, इक्वेशन में पुट कर दिया, इक्वेशन निकल गया। तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर इसका जो रेस्ट पोर्शन जो है बेसिक मैथमेटिक्स का वो डिस्कस करेंगे।